इमेजिन करो कि आपकी फेवरेट चॉकलेट 10 रुपए की मिलती है, ठीक है। तो आप में भी एक दो चॉकलेट खरीदोगे। अब कल को उसी चॉकलेट का प्राइस कम होके 5 रुपए हो गया, तो आप क्या करोगे? क्या पता 3-4 चॉकलेट खरीद लो। और उसके अगले दिन उसका प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गया। आप क्या खरीदोगे? मे बी एक ही चॉकलेट खरीदो या फिर चॉकलेट खरीदो ही ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब तो हमारा प्राइस कम था, हमारी डिमांड बढ़ गई, मैंने ज्यादा चॉकलेट ली। और जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा, मैंने क्या कर दी? चॉकलेट की डिमांड भी कम कर दी। तो इसी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन को हम इकोनॉमिक्स में एक नाम दे देते हैं, और वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके अजम्पशंस क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्या कहती है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। मतलब वही कि भाई अगर कोई भी कमोडिटी है, उसकी क्वांटिटी मतलब सॉरी उसकी डिमांड कब बढ़ती है? जब उसका प्राइस गिर जाता है। और उसकी डिमांड कब कम होगी? जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। पर यहाँ पे एक चीज लिखी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये एक फ्रेज इंपॉर्टेंट है। क्या है ये अदर थिंग्स? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने पढ़े थे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है। तो प्राइस के अलावा वो जितनी भी चीजें थी, उन सबको हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, कि उन चीजों में कोई भी चेंज नहीं है। अब इस फ्रेज को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सिट्रस पैरिबस, ठीक है। सेट्रस पैरिबस, या फिर आप लैटिन में इसको कैट्रस पैरिबस भी बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी है वो अदर थिंग्स। देखो, ये है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन, मतलब वो सारी चीजें जो हम कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ पे 5 लिखी हैं, और भी होती हैं। पहली, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। अब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ भी गया तो आप चीजें ज्यादा खरीद पाओगे। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो इंसान है, जो कंज्यूमर है, उसकी इनकम में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अगर वो 100 रुपए थी तो वो 100 ही रुपए रहेगी। फिर दूसरा, हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो कि कल को मार्केट में कोई नई चीज आती है, ठीक है, अब वो नई नई आई है, उसका प्राइस ज्यादा है, और मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो उसके प्राइस ज्यादा में भी मैं वो चीज खरीद लूंगी। तो इसलिए जो टेस्ट और प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन अनचेंज। हमने कल दो तरह के गुड्स पढ़े थे ना, हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और एक सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, है ना। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से थे? कि जो साथ साथ चल रहे थे, तो अब उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उनके प्राइस में चेंज आया तो मेरी डिमांड पे असर पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स का, जैसे टी और कॉफी, ठीक है। अगर कल को कॉफी के प्राइस कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी रिलेटेड गुड्स है, उनके प्राइस भी कुछ चेंज नहीं होने चाहिए। ना ही पॉपुलेशन में कोई चेंज होना चाहिए, ना ही पॉपुलेशन के कंपोजिशन में कोई चेंज होना चाहिए। ना ही हमें ये एक्सपेक्टेशन हो कि ओ फ्यूचर में जाके इस चीज के प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उससे हमारी डिमांड पे असर पड़ रहा था। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं? अज्यूम मान के चलते हैं कि इनमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो ये थी हमारी इसकी अजम्पशन। अब चलते हैं शेड्यूल पे। अब जब मैं अपने इस लॉ ऑफ डिमांड को ऐसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं कि भाई कितने प्राइस में एक कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी, उसी को हम बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती गई? कम होती गई। तो यही होता है आपका डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे मैंने एक कंज्यूमर की बात की है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर की या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। अब यहीं पे मैं क्या कर देती हूँ? 2-3 कंज्यूमर्स की बात करने लग जाती हूँ। मान लो ये था कंज्यूमर ए,
अब मैं यहाँ पे कंज्यूमर बी की भी डिमांड शो कर देती हूँ, ठीक है। ये दे दो 6 5 4 3 2। ऐसे एक और कंज्यूमर ले लेते हैं, कंज्यूमर सी, ठीक है, इसकी भी डिमांड शो कर देते हैं। तो जब मैं एक से ज्यादा लोगों की बात करने लग जाती हूँ तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा मार्केट डिमांड हो जाता है। तो ये किसका शेड्यूल हो गया, तुम्हारा मार्केट डिमांड का शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात किया, ये ए बी सी। अब जो इनका टोटल होगा, क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे बनाती हूँ, मार्केट डिमांड क्या होगी, इन सबका टोटल। ए की डिमांड कितनी है 5, बी की कितनी है और सी की कितनी है 7। तो मार्केट डिमांड क्या होगा, इन तीनों का टोटल, जो कितना हो गया आपका 18। फिर देखो अगले में ए की डिमांड हो गई 4, बी की 5 और सी की 6। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका टोटल 15। तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई अब 15, कि जब प्राइस 20 था तो हमारी मार्केट डिमांड कितनी थी 15 थी, जब प्राइस 10 था तो मार्केट डिमांड कितनी थी 18 थी, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब बढ़ते हैं, अब ग्राफ क्या होता है। अभी ये जो मैंने यहाँ पे आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो हमने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में देखा था, अब उसी को जब हम डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, तो वही बन जाता है हमारा क्या, डिमांड कर्व, ठीक है। से ये है आपका डिमांड कर्व, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई। एक्स एक्सिस पे क्या आता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और वाई पे आता है हमारा प्राइस। तो हमने क्या शेड्यूल बनाया था, आपका प्राइस बढ़ रहा था और डिमांड कम हो रही थी, यही देखा था। अब इसी चीज को यहाँ ग्राफ बना देते हैं। ये आपका प्राइस है तो 10 20 30 40 50, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो जब प्राइस कितना है 10 है तो डिमांड कितनी है 5, ऐसा ही है। फिर जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड क्या हो गई 4 हो गई। ऐसे ही 30 पे डिमांड 3 थी, 40 पे 2 और 50 पे 1। तो मेरा डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड की तरफ बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जा रहा है मेरा। तो यही होता है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उसका अजम्पशंस क्या होते हैं, डायग्राम क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, ये काम क्यों करता है, ठीक है, क्यों इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।